ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम डिस्कस करेंगे इस सीरीज़ का क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 में देखो बेटा क्या है कि एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, आप स्क्रीन पर क्वेश्चन पढ़ो, मैं आप लोग के लिए पढ़ रहा हूँ। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर ऑफ हाइट 75 मीटर इज़ 30 डिग्री, देन द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज़। ये हम लोगों से पूछ रखा है। तो चलो बेटा, इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं कि पहले एक छोटा सा डायग्राम बना लेते हैं, जिससे चीज़ सब थोड़ा सा हम लोग को क्लियर हो जाएगा। सपोज़ करो कि ये अपना ग्राउंड है और ये मान लो कि आपके टावर है। तो टावर का हाइट हम लोग को दे रखा है 75 मीटर। ठीक है, अब यहाँ पर मान लो कि कोई ऑब्जर्वर है जो इस पॉइंट पे बैठा हुआ है, तो इसका जो लाइन ऑफ साइट होगा, नॉर्मल लाइन ऑफ साइट हॉरिजॉन्टल, वो ऐसा होगा। ठीक है ना, ग्राउंड से पैरेलल। और अगर ये किसी ऑब्जेक्ट को अपने से नीचे देख रहा है तो उसके केस में एंगल ऑफ डिप्रेशन क्रिएट होगा कुछ इस तरीके से। ठीक है, और एंगल ऑफ डिप्रेशन का वैल्यू हम लोगों को कितना दिया हुआ है, हम लोग को वो दिया हुआ है 30 डिग्री, यानी कि ये एंगल 30 डिग्री। अभी ऐसा है देखो बच्चों कि ये जो हॉरिजॉन्टल है और ये जो ग्राउंड है आपका, ये होता है एक दूसरे से पैरेलल, जिसके चक्कर में अगर ये एंगल 30 डिग्री है तो क्लियरली हम कह सकते हैं कि ये एंगल भी कितना होगा, 30 डिग्री ही होगा। ठीक है, तो ये एंगल हो गया हम लोगों का 30 डिग्री। आई होप कि ये समझ में आया आप लोगों को। आगे बढ़ते हैं यहाँ से। अब हम लोगों से पूछ के रखा है कि डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर कितना। तो लेट अस से फॉर अ टाइमिंग कि ये x होगा। ठीक है, अगर ये x होगा बेटा, तो अब आप ट्राइंगल मान लो कि मैं नाम दे देता हूँ ए थोड़ा सा स्क्रीन से, दिस इज ए बी एंड से सी। ठीक है, ए बी सी। अब ए बी सी ट्राइंगल में बेटा अगर हम लोग tan ऑफ 30 डिग्री लगाते हैं तो देखो क्या मिलेगा हम लोग को मिलेगा, पहले मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ ताकि किसी को परेशानी बिल्कुल ना हो। इसका मतलब हो जाएगा ए बी डिवाइडेड बाई ए सी, और वैल्यू पुटिंग का काम करेंगे तो ये हो जाएगा 1/√3 इज इक्वल टू ए बी का मतलब 75 और ए सी का मतलब x। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे स्टूडेंट्स यहाँ से x का वैल्यू 75√3। आई होप कि समझ में आ गया होगा, इसीलिए सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ से बेटा यदि आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला सवाल देखो ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 9। द एरिया ऑफ सर्कल दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्क्वायर ऑफ साइड 6 सेंटीमीटर। अब ये इंस्क्राइब्ड वर्ड का क्या मतलब है? इंस्क्राइब्ड वर्ड का मतलब है कि जो सर्कल आप बनाएंगे उसका जो बाउंड्री है वो इस स्क्वायर के सारे साइड्स को टच करेगा। ठीक है, ये इंस्क्राइब्ड वर्ड का मतलब है। इंस्क्राइब्ड वर्ड मीन्स कि द सर्कल दैट वी विल ड्रॉ इनसाइड द स्क्वायर विल टच ईच साइड ऑफ द स्क्वायर। अगर वो किसी भी साइड को टच नहीं कर पाता है तो उस केस में हम उसको इंस्क्राइब्ड नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग को सर्कल बनाना है जो स्क्वायर के अंदर इंस्क्राइब्ड होगा। ठीक है, और इंस्क्राइब्ड का मतलब वो स्क्वायर के सारे बाउंड्रीज को टच करेगा, सच दैट कि स्क्वायर का जो साइड है वो कितना लेना है हम लोग को इस सिचुएशन में, वो लेना है हम लोग को 6 सेंटीमीटर। अब यहाँ हम लोग को बताना है कि इस सर्कल का एरिया कितना होगा। ठीक है, तो एकदम ध्यान से आप लोग देखो कि अगर मैं स्क्वायर के साइड को 6 सेंटीमीटर ले लूँ तो क्या स्टूडेंट्स हम लोग फिर सर्कल के डायमीटर को भी 6 सेंटीमीटर बोल सकते हैं? आंसर इसकी यस। उस केस में फिर आपका जो सर्कल का रेडियस है वो कितना हो जाएगा? तो रेडियस हो जाएगा डायमीटर का आधा, यानी कि रेडियस हो जाएगा आपका 3 सेंटीमीटर। आई होप कि ये वाला चीज़ सबको समझ में आया आप लोगों को कि रेडियस विल भी 3 सेंटीमीटर। और अगर रेडियस आपके सर्कल का 3 सेंटीमीटर हो जाता है तो इन दैट केस बेटा एरिया ऑफ सर्कल कितना हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर, विच इज़ इक्वल टू पाई टाइम्स ऑफ 3 का स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर, विच इज़ इक्वल टू 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए ऑप्शन डी। आई होप कि ये समझ में आ गया आप लोगों को। इसमें बस ये जो नया वर्ड है इंस्क्राइब्ड, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग था। इंस्क्राइब्ड का मतलब है कि एक स्क्वायर के अंदर में आप सर्कल बनाइए और सर्कल ऐसे बनाइए कि वो सर्कल स्क्वायर के चारों साइड को टच करे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो नंबर 10। द वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर आर इक्वल, डायमीटर ऑफ द स्फीयर इज। अब बेटा वॉल्यूम और सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर, तो वॉल्यूम का फार्मूला और सरफेस एरिया का फार्मूला लगा देते हैं। तो वॉल्यूम का फार्मूला हो जाएगा स्फीयर के लिए 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब, और सरफेस एरिया का फार्मूला हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, और 4 पाई आर स्क्वायर और 4 पाई आर क्यूब
ये दोनों का दोनों एक दूसरे से होना चाहिए इक्वल। इक्वल क्यों होना चाहिए? क्योंकि क्वेश्चन ऐसा बोल रहा है, ठीक है ना। क्वेश्चन बोल रहा है कि सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ये दोनों आपस में क्या होना चाहिए? इक्वल। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू सरफेस एरिया। वॉल्यूम का फॉर्मूला 4/3 पाई आर क्यूब, सरफेस एरिया का फॉर्मूला 4 पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ से बेटा सिंप्लीफाई करना स्टार्ट करो एकदम आराम से, तो आप देखोगे कि दोनों साइड से आप 4 कैंसिल आउट कर सकते हो। फिर आप दोनों साइड से एक तरीके से आर स्क्वायर रिड्यूस कर सकते हो और पाई को भी कैंसिल आउट कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको बेसिकली कुछ ऐसा मिल जाएगा, देखो कि आर क्यूब डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 3। ध्यान से देखना मैंने क्या किया, मैंने आर स्क्वायर को क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ डिनोमिनेटर में लिखा और 3 को क्रॉस मल्टीप्लाई करके इस साइड न्यूमरेटर में लिखा, ठीक है। तो बेसिकली ये मिला मेरे को, यहाँ से मेरे को मिला कि आर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 3। और सिंस अगर रेडियस का वैल्यू बेटा 3 हो जाता है तो उसकी इसमें डायमीटर का वैल्यू कितना हो जाएगा? ऑब्वियसली 6 यूनिट्स, ठीक है ना। डायमीटर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ रेडियस विच इज इक्वल टू 2 × 3 विच इज इक्वल टू 6 यूनिट्स। तो आई होप कि ये सवाल भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। मीन और एवरेज ऑफ दीज नंबर्स, ठीक है, कि क्या होगा। अब देखो कोई भी नंबर्स का मीन या एवरेज आप लोगों को याद होगा कि सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होता था। मैं रिपीट कर रहा हूँ, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होता था। तो उसके हिसाब से बेटा अगर हम प्रोसीड करें तो यहाँ पर मीन का मतलब क्या हो जाएगा? देखो ध्यान से, मीन इज इक्वल टू 1 + 2 + 3 + एक सेकेंड रुकना आप लोग, मीन इज इक्वल टू 1 + 2 + 3 + ... अप टू n। और सिंस यहाँ पे टोटल n ऑब्जर्वेशंस हैं तो नीचे हमको n से इसको डिवाइड भी करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाई n। ऊपर वाला अगर आप लोग को याद हो, ठीक है, तो AP में एक फॉर्मूला पढ़ाया जाता है जिसके तहत इसको हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं n टाइम्स ऑफ n+1 होल थिंग डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। और डिनोमिनेटर में आपके पास में एक n था तो टाइम्स ऑफ यहाँ पर हो जाएगा n, ठीक है। आई होप कि ये समझ में आया आप लोग को। अब ऊपर नीचे आप देख सकते हो कि n और n कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से बचा कितना हमारे पास में? बचा हमारे पास में n+1/2, ठीक है, जो कि आप देख सकते हो किससे रिजेंबल हो रहा है? ऑप्शन नंबर ई से। तो यहाँ का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। 12 नंबर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं प्रोबेबिलिटी के विषय में कि कोई भी इवेंट का जो प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट ई इन जनरल 0 से लेके 1 के बीच में लाई करता है। वो 1 के बराबर हो सकता है, 0 के बराबर हो सकता है, लेकिन 0 से कभी कम नहीं हो सकता और 1 से कभी ज़्यादा नहीं हो सकता। तो अगर मैं यहाँ पर थर्ड ऑप्शन को देखूँ, सी को, तो वो 1 पॉइंट समथिंग है, इसलिए ये डिस्कार्ड हो जाएगा, 1 से बड़ा नहीं होना चाहिए। फोर्थ ऑप्शन डी को देखूँ तो 3/2 का मतलब होता है 1.5, ये भी 1 से बड़ा हो गया, ये भी नहीं हो सकता। सेकेंड ऑप्शन को देखूँ तो वो नेगेटिव हो गया, तो ये भी नहीं हो सकता। अब इसीलिए करेक्ट आंसर कौन है? फर्स्ट ऑप्शन 2/3 विच इज़ लाइंग बिटवीन 0 and 1। तो ये पॉसिबिलिटी है कि ये किसी इवेंट का प्रोबेबिलिटी हो सकता है, इसीलिए यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ई, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इसके साथ में 2017 पेपर का सारा जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस था वो यहाँ पर समाप्त होता है, ठीक है। अब अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे 2017 के सेकंड सेगमेंट के बारे में, यानी कि 2 मार्क वाले के बारे में, सेक्शन बी के बारे में, ठीक है। और आप सभी लोग अगले वीडियो का इंतज़ार करें, अगले वीडियो को ज़रूर से देखें, उससे आप लोग के एग्ज़ाम में आप लोगों को बहुत बेनिफिट होगा। सो थैंक यू वेरी मच।